यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि क्या हम लोग इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद इस बात के लिए तैयार नहीं थे? जैसे आपने कहा कि हम किनारे बैठे थे, जहाज आते हुए देख रहे थे, बड़े खुश थे, लेकिन फॉरेक्स हर देश की कुशन होती है लोग है ना। फॉरेक्स अपने आप में किसी देश का कुशन होता है। हमारे पास भी कुशन था, वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज का कुशन हम अपने पास लेके चल रहे थे। फॉरेक्स में अचानक गिरावट देखना शुरू होते हैं हम लोग। फॉरेक्स की चिंता ही है जो प्रधानमंत्री अपनी तरफ से 4 मेजर चीजों को रोक देते हैं, जिसमें विदेश ट्रेवल रोक दिया, आपके गाड़ी की पूलिंग के बारे में उन्होंने कहा। ये जब बातें इस तरह की होने लगती हैं तो ये फॉरेक्स पर आया असर था। अगेन सवाल, अगर ये घटना जो अभी 79th डे में है महीने भर और बढ़ गई तो उसके असर कितने गहरे होंगे? नहीं, अगर क्यों बोल रहे हैं आप? अभी तो कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। वो ट्रम्प साहब को पता होगा, क्योंकि 27 फरवरी 28 फरवरी भी पता नहीं थी। चीज समझिएगा, ऐसे आपको जरूरत पड़े तो इसको काट दीजिएगा, बट मैं इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूँ कि हाउ रिजिलियंट, बिकॉज आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर शी फिनिश्ड। देखिए, हम लोग बड़ी रिजिलियंट इकोनॉमी, हम लोग बचे। पिछले 30 साल में आप देखिएगा तो 4 बड़ी मंदी आई हम लोगों को, जो चपेट में लिया। द एशियन क्राइसिस 1997 में, इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी। नो सर। दूसरी मंदी शुरू हुई, उसमें हम लोग बच गए। वो इधर साउथ ईस्ट एशिया से आई हुई मंदी थी, जिसमें बहुत सारे रीजन्स हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग उससे बच गए। उसके बाद दूसरी मंदी आई 99 से 2002। वो बड़ी खतरनाक मंदी थी। वो .com बबल बस्ट और फ्यू अदर रीजन से उपजी हुई मंदी थी। वो 3 साल चली लगातार, और पूरी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार स्ट्रगल करती रही, ग्रोथ के लिए नहीं हो पाया। और वो सरकार, पूरा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उस मंदी में चली गई। जब उस मंदी से जब ग्रीन शूट आने शुरू हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार चली गई। वो जा चुके थे सत्ता से 2004, मतलब ग्रीन शूट आ गया था 2003 के लास्ट में, तो 2004 में अप्रैल में उनकी सरकार चली गई थी मई में। उसके बाद एक और मंदी आई 2008 में, हम लोग उसमें भी बच गए। वो जो 99 से 2002 वाली जो मंदी थी 3 साल की, उसमें भी हम लोग बच गए। इसलिए कि हम लोग डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा ज़्यादा था उस समय, हम लोग वर्ल्ड से इतनी इंटीग्रेट नहीं थे, उसमें हम लोग बच गए, ठीक ठाक बच गए। एक साल आप देखेगा तो जो ग्रोथ था वो बहुत चिंताजनक था। वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के आसपास था अटल बिहारी वाजपेयी की, मेरे ख्याल से 2002 के आसपास की बात मैं कर रहा हूँ। 2008 में भी हम लोग बच गए, कोविड में भी हम लोग बच गए। तो ये 5वीं दफा हम लोग चपेट में हैं। अब मैं आ रहा हूं आपके सवाल पे। इस नेचर का, इस फेरोसिटी का और इस स्केल का मंदी अभी से पहले आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, हमने पढ़ा भी नहीं है। और 1973 की जो क्राइसिस थी, ऑयल क्राइसिस, उससे इसकी कोई तुलना नहीं है। वी आर वर्स्ट इम्पैक्टेड। आपके सवाल क्या था? अब उस डिटेल में आऊंगा। हाँ, मैं सवाल यही कर रहा था कि कितने दिन और चला तो ये हालत बिगड़ जाएंगी। देखिए साहब, ऐसा है कि आप इस देश में 4-5 लोग हैं जिनको आप सुनते हैं, जब वही कंफ्यूजन है तो मुझे लग रहा है कि मैं कैसे जवाब दूंगा। आप नीलकंठ मिश्रा को अक्सर सुना करिए, इस देश के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, सरकार के सलाहकार रहे हैं। किसी को कोई अंदाजा नहीं है अभी। अगर मान लीजिए आज की तारीख में, कल सुबह पता चला, जब तक आप ये वीडियो डाल रहे हैं तब तक ये खत्म हो गया, तो भी ये क्वार्टर तो गया। इस क्वार्टर को जाने में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया। इस क्वार्टर को जाने में 45 दिन निकल गया, 45 दिन और है। ये क्वार्टर गया और आगे रिकवरी अभी आपने बुरा देखा नहीं है। अभी तो जब आप बेहतर करेंगे उससे पहले अभी आप नीचे जाएंगे। तो इस क्वार्टर में हम लोग नीचे जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट के तौर पे, ग्रोथ के तौर पे, प्रॉफिट के तौर पे, अर्निंग्स के तौर पे। कंपनियों की अर्निंग्स आप देखिएगा, अभी तो ठीक, अभी इस वाले ये जो अर्निंग्स आई हैं ये खराब नहीं हुआ है, इसमें तो पैसा इन्होंने बना लिया। अब इनको देखेंगे हम लोग 15 जुलाई तक जब रिजल्ट आएगा उसके बाद। सो अभी तो आज खत्म भी हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा तो जो रिपल इफेक्ट ऑलरेडी टेकन प्लेस, उसका तो आपको आउटकम देखने में अभी टाइम लगेगा। वी आर इन सीरियस कंडीशन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, अभी और नीचे जाएगा ये। तो ये जो आपने पॉइंट रखा, इसमें 2 बातें तो अब तक क्लियर हो चुकी हैं कि स्थितियां वर्स्ट इकोनॉमी वाली स्थिति में पहुंच गई हैं, कि हालत खराब है। इतने में कन्विंस है कि हालत खराब है। हाँ, हालत खराब। और एक और चीज जो मैंने बताया, इस स्केल का प्रॉब्लम हमने नहीं देखा, इस फेरोसिटी का नहीं देखा, नहीं आया था। ठीक है, नहीं आया था। अब बात करते हैं, ये तो हमने चिंता की बात करी, अब समाधान ओरिएंटेड बात करते हैं। मतलब ये आप और हमारी समाधान हो सकता है सरकार ना सुने, लेकिन ऑडियंस सुने। वो अपने लेवल पर खुद से, क्योंकि जब जब परेशानियां आई हैं, आपने पॉइंट ऐड किया कि हम रेजिलिएंट इकोनॉमी है, तो रेजिलियंस जनता ही तो दिखाती है ना। तो हम और आप जैसे लोग जब इस तरह की चर्चाएं करते हैं तो कई बार कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं। जैसे कोरोना के टाइम पर बहुत से लोगों ने कभी सुना होगा कि अपन घर में मास्क क्यों नहीं बना लेते,
हम घर में ही क्यों हाथ साफ करने के लिए वो जो लगाते थे सैनिटाइजर, वो क्यों नहीं बना लेते। कुछ ऐसी तरह की चीजें चलती हुई आई, लोग धीरे धीरे लड़ना शुरू किए। अभी ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स आने शुरू नहीं हुए हैं सरकार की तरफ से, क्या करो क्या नहीं करो, कार पूलिंग कर लो, विदेश मत जाओ। ये वो बातें कि बहुत कम लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो कार से इंडिविजुअली ऑफिस जा रहे हैं। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, विदेश यात्रा भी बहुत ही कम लोग करते हैं, देश की पूरी इकोनॉमी की अगर दिमाग में बात करें। नहीं, बहुत लोग जाते हैं, बहुत बड़ा वॉल्यूम है, बड़ा वॉल्यूम है। मेरा कंसर्न है 140 करोड़ वर्सेस कितने लोग जाते हैं, इकोनॉमी में असर उनका है। मैं केवल डॉलर में बात करूंगा। अच्छा ठीक है, नंबर में, पीपल के नंबर में नहीं बात नहीं, मैं इस बात में क्यों बैक कर रहा हूं, उन लोगों के जाने से असर आम आदमी पर भी पड़ेगा। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आम आदमी नहीं जा रहा है लेकिन प्रभावित वो हो रहा है। जब आप डीजल के प्राइसेस बढ़ाते हो, आप कह रहे हो डॉलर कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, कुछ लोग विदेश जा रहे हैं, ठीक है साहब, उन्होंने डॉलर बाहर भेज दिया, असर तो हम सब पर आया ना, क्योंकि हमारे पास डॉलर तेल खरीदने का नहीं पड़ा, तो आम आदमी पीड़ित हुआ। तो मैं बात उस आम आदमी की कर रहा हूं। सरकार ने जिनको बोलना है, कल को हो सकता है कि जैसे अभी गोल्ड पर ड्यूटीज लगा दी, हो सकता है बाहर जाने वालों पर भी रोक लगा दी जाए कि भाई कुछ समय तक आपको वीजा ही नहीं दिए जाएंगे, आपको मतलब परमिशन ग्रांट नहीं की जाएगी, तमाम तरह से अटकलें आ जाए। सरकार हो सकता है कि मैंडेटरी एक्सचेंज पॉलिसीज पर भी रोक लगा दे कि डॉलर और उसको हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। आने वाले समय में जो की जा सकती है वो तो दिख रही हैं चीजें, लेकिन जो आम जन प्रभावित होगा, जो इस बात से निपट कर बाहर आएगा, मैं उस पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। पर फिर भी चूंकि आपने कहा कि एक फैक्टर है आपके पास विदेश जाने वालों का, वो प्लीज ऐड इन कर दीजिए आप, बताइए। देखिए, तीन चीज जो प्रधानमंत्री के सलाह से उपजी हुई बातें थी, वो एक थी कि साहब ऐसा है कि सोना नहीं खरीदिए। आप लास्ट बिल देख लीजिएगा, $71 बिलियन। जो शादियां करते हैं, जो विदेश में शादियां करते हैं, वो भी करीब 9 से 10 बिलियन डॉलर का खर्चा उस पर आता है, मतलब हमारा डॉलर खर्च होता है। जो लोग विदेश घूमने जाते हैं वो भी 28 से 32 बिलियन डॉलर के आसपास है, तो पूरा ही मिला दीजिएगा 110 बिलियन डॉलर के आसपास है। अगर ये पूरी तरह आपने बंद कर दिया तो इतना आपके पास ऑलरेडी इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक बात इसमें जोड़ता हूँ, जिसको आपने कहा कि आम जन जो राशन ले रहा है प्रधानमंत्री योजना में, भाई उसको वो तो खामियाजा भुगत रहा है फालतू का। वो तो 80 करोड़ लोग तो 80 करोड़ लोग तो 80 करोड़ तो नहीं जा रहे हैं, जो बचा हुआ है वही जा रहा है, उसी में से ये पैसे खर्च हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि साहब ये प्रैक्टिकल है क्या, ये होना चाहिए क्या? नहीं है तो प्रधानमंत्री अगर कहा है, मान लीजिए उसमें से 10 बिलियन डॉलर भी आपने बचा लिया है उसमें से 70 गोल्ड में, जिसका बहुत कम चांस है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। आप अभी स्मगलिंग कैसे रुकेगा वो भी एक चिंता है, लेकिन अगर उसमें से कुछ भी बच गया तो उसका हमारे लिए उस सूरत में और जरूरी है जब आपका पूरा करंट अकाउंट डेफिसिट आगे जाने बढ़ने वाला है। आपकी जो आपका फॉरेक्स है वो घनघोर डिप्लीट कर चुका है, $38 बिलियन इन लास्ट 4 मंथ्स, और ये आगे इसी तरह से चलेगा तो ये और तेजी से डिप्लीट करेगा। तो आपको इसको बैलेंस बनाने की जरूरत है। ये वैसी सिचुएशन है कि कोरोना विदेश जाने वालों की वजह से आया था, पीड़ित आम आदमी हुआ था। ऐसे ही फिर से जो लोग अमीर हैं, अमीर जो विदेश जा रहे हैं, अमीर जो बाहर जाके शादी कर रहे हैं, अमीर जो जाके गोल्ड खरीद रहे हैं, उन सब की वजह से आम जन फिर से पिसेगा। देखो अंकित जी, हमेशा ना चीजों के दो पहलू होते हैं। जैसे अभी हम डिमांड की भी बात कर रहे थे, तो ये लोग वो भी तो थे जिसकी वजह से हमारा जो पूरी इकोनॉमी, जिसको हम फ्लो वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं, वो सब भी तो जनरेट हो रहा था। बनिस्बत ये जब हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट और तो बूम भी ये लोग देते हैं। तो जो आप कह रहे हो कि आम जनता और आम आदमी कम से कम पिसे, इसीलिए तो ये है जो सर ने बातें बोली, मैं इसमें आंकड़ों के आधार पे आपको बताती हूँ कि सिर्फ अगर हम गोल्ड जो हमारा इंपोर्ट होता है, जैसे सर ने कहा कि $78 बिलियन हमने पिछले साल किया, और 72 के करीब था, और जितना ये हर साल बढ़ता जा रहा है, तो ये अगर हम आधा भी कर देते हैं, और इसमें से ऐसा नहीं है, लोग बोल देते हैं कि सेंट्रल बैंक ने बढ़ाया, सेंट्रल बैंक के भी अपने कारण थे, वो डीडॉलराइजेशन का जो एक मूव चल रहा था, लेकिन इसमें से मेजॉरिटी जो है वो प्राइवेट कंजम्पशन के लिए था। अगर ये आधा भी हो जाता है ना अंकित, तो तकरीबन ये एस्टिमेट है कि 25 से 30 बिलियन डॉलर आप बचा सकते हो। तो वही जो सर ने कहा कि आपकी रिजर्व्स डिप्लीट हो गई, तो अगर ये डिप्लीट ना हो के केवल एक आम जनता का आह्वान करने से ही ये चीज और कदम उठ जाता है, तो उतनी मार आम नागरिक को कम पड़ी ना। वही चीज आपके फॉरेक्स उतने डिप्लीट नहीं हुए, क्योंकि जितने आपके फॉरेक्स डिप्लीट होंगे उतना आपका रुपए पे और भाव पड़ेगा, उतना भार और पड़ने से
तेल के दाम तो एक तरफ महंगे हो रहे हैं, लेकिन आपका रुपया भी जितना गिरता है तो वॉल्यूम जितना आप खरीद सकते हो उतने पैसे से वो कम होता जाता है। तो यहाँ पे अगर ये पूरे का हम चक्रव्यूह समझे कि अगर आपका जो इंपोर्ट है या जो भी ये ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं कि फॉरेन ना जाए, इससे अगर आपने 30 से 40 बिलियन डॉलर भी साल का बचा लिया तो उतना आपके रुपए के ऊपर कम प्रेशर आता है, उतना आपका सिर्फ तेल के दाम बढ़ने के जो वो आपके जो हाथ में नहीं है, उतना आप जो तेल का आयात करते हो वो तो करना ही है, उतना आम नागरिक पे कम प्रभाव पड़ता है, कुशन हो पाता है। तो ये अपने आप में सिर्फ एक आह्वान नहीं था, ये जो महंगी जो आप कह रहे हो कि एक सिर्फ थोड़ी सी आबादी है, उस आबादी को बोला गया कि आप अपने इन मेजर्स को थोड़ा अगर अपनाएंगे तो आम जनता पे भाव कम से कम पड़ेगा। तो ये कि बड़ी सोची समझी आह्वान थी, ऐसे जस्ट फॉर सेइंग नहीं था। आह्वान पर तो इसलिए विमर्श नहीं कर रहे अभी क्योंकि उस आह्वान के बावजूद पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, उस आह्वान के बावजूद डीजल की कीमतें बढ़ी, और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा में बाद में जो हो रहा है, मतलब आप प्रधानमंत्री ने कह दिया जो कहना था, बैक टू बैक 2 दिन कहा, उसके बावजूद भी हम चर्चा कर रहे हैं कि स्थितियां खराब हो रही हैं। इसका मतलब हम चर्चा ये भी कर रहे हैं कि वो $40 बिलियन ऐड भी कर गया, भाई एक्सट्रीम ले लिया कि $40 बिलियन, जबकि वास्तविकता ये है कि हम उसमें बहुत सी चीजों को ऐड नहीं कर रहे हैं। क्या आपने गोल्ड नहीं मंगाया, आपने सर ने जैसे बोला कि आप कैसे स्मगलिंग रोकेंगे, ये भी एक बड़ा चैलेंज बनेगा, लेकिन आप ये भी ऐड करिए कि उस सर्राफा बाजार से बहुत से लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, उनके रोजगार भी हिले हैं, और जब आम आदमी वहां नौकरी कर रहा है, चाहे वो डिजाइनिंग में काम कर रहा है, जो भी गोल्ड से रिलेटेड जो भी वर्क वो कर रहा है, उसके जॉब पर भी सीधा असर पड़ा है। सर्राफा बाजार त्राहिमाम है केवल प्रधानमंत्री के इस आह्वान से। तो हम उन लोगों को भी अलग से फैक्टर इन करेंगे कि चलो यार इनके बारे में भी डिस्कशन जरूरी है। फिर भी मैं आता हूं, मान लिया $40 बिलियन आपने बचा लिए, $40 बिलियन बचाने भर से अगर काम हो जाता तो सरकार के पास वो जादू की छड़ी थी मैम, वो छड़ी थी कि भाई गोल्ड रोक दो, जादू छड़ी थी, विदेश नहीं भेजेंगे। मतलब सरकार ने फिर भी कहा ना कि रेस्ट्रिक्टेड तरीके से बात तो करी, लेकिन परमिशन के साथ कि ठीक है जाने वाले को जाने देना यार, क्या पता उसका जाना बहुत जरूरी हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि चीजें सबको साथ लेके चलनी पड़ेंगी। प्रभाव सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति पर आ रहा है, मैं फिर से आता हूं उस व्यक्ति के ऊपर, वो ऐसा क्या करे, आपकी समझ में सूझबूझ में वो ऐसा क्या करे जिससे कि इकोनॉमी पर उसका कंट्रीब्यूशन भी ऐड हो। जैसे मैं मेरे खेतों में ऑर्गेनिक खाद डाल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, मैं मेरे खेतों में ऑलरेडी मतलब इस चीज पर ऐड कर चुका हूं। आप अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स ऐसे ऐड कर सकें जो कि हमारे ऑडियंस को सुनने में लगे कि हाँ इस तरह से वो डेफिनेटली इस स्थिति में कंट्रीब्यूट करेंगे। यार अवस्थी जी कोई नहीं यकीन करेगा जब मैं बोलूँगा, तो प्लीज बोलें। नहीं अभी बिल्कुल समझ, देखिए मैं तो एक पहले ये मानता हूँ कि मुझे अब से 20 दिन पहले लगता था कि लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये गलती मैंने कई बार की जब मैंने इसको टाइमलाइन में बांधा। इनके रवैये से मुझे नहीं लगता कि भाई 3 दिन में 3 कदम आगे 2 कदम पीछे लौटते हैं। अभी अब क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसमें कई वर्ग है ना, सब अलग अलग, मिडिल क्लास के अलग है, जो लोअर क्लास के लोग हैं अलग हैं। एक तो मिडिल क्लास इस देश में कोई उसकी परिभाषा नहीं है, प्रोफेसर बताएंगे आपको, जो सरकार की परिभाषा पहले से वो परिभाषा बिल्कुल कोलैप्स्ड है, उसका कोई अर्थ नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, अपने खर्चे बचाइए, ठीक है ना, ठीक से प्लान करिए, वेस्टेज ना करिए। मतलब ये सब वो सलाह ऐसा नहीं है जो हमारे बाप दादा दिया करते थे कि ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, ज़्यादा स्प्लर्ज नहीं करना है, वही कर सकते हैं। क्योंकि जिस अंधे कुएं में हम लोग घुसने जा रहे हैं वहां से अभी बिल्कुल आपको अंदाजा नहीं मिल रहा है कि हम क्या करेंगे तो कैसे उसका बचाव होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं लाता हूं और थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में आपके पास, आपकी बात ये कौन सुनेगा, कौन मान रहा है, किसको बोलेंगे साइकिल से चलने के लिए, साइकिल से चलेगा क्या, कोई गाड़ी में एसी नहीं चल रहा उसी पे हल्ला कर रहा है। बात उसकी नहीं, बात ये कि जब तक आप सरकार 2 तरीके से वॉलंटरी इस तरह से सेंसिटाइज करके बात मनवाए तब हो सकता है, या सरकार उसको लागू करवाए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम होम, क्या बुराई है उसमें, आप स्कूल बंद करवा दीजिए, घर से बच्चे पढ़ेंगे, क्या बुराई है, 6 महीने में ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी। जैसे मेट्रो आपने उसके फेरे बढ़ा दिए तो बढ़ा दीजिए। आपने कहा कि साहब अच्छा दिल्ली में जब पोल्यूशन बढ़ता है तो कहते हैं साहब ऑड इवन की गाड़ियां चलेगी, अभी ऑड इवन की गाड़ियां चल जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट से, म्यूचुअल कम्बिनेशन से बनेगा, गवर्नमेंट और हमारे आपके जैसे जो सिटीजन्स हैं उसकी जिम्मेदारी से। ये मेरी कल्पनाशीलता है, कोई आप हमसे एग्री करेंगे वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल देता हूं, अभी FII भाग रहा है, लगातार भागे जा रहा है, केवल फरवरी में स्टेबल रहा, उसके बाद लगातार भागे जा रहा है। भाई FII भाग जा रहा है क्योंकि रुपए कमजोर हो रहा है, रुपया इसलिए कमजोर हो रहा है क्योंकि FII भाग रहा है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं,
अर्थशास्त्री आपको बेहतर बताएगा। भाई अभी आप क्या करिएगा, क्या स्टेप ले लीजिएगा? आरबीआई इंटरवीन करेगा, कर चुका है, कोई सुधार नहीं है। आप स्टेबलाइजेशन ऑयल प्राइसेस में, वो आपके हाथ में नहीं है। आप क्या करिएगा? आप गवर्नमेंट के फिजिकल मेजर्स लीजिएगा, जिसमें दो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो अभी जिसकी वजह से माहौल खराब हुआ वो ये था, एलटीसीजी बढ़ाया आपने, दूसरा एसटीटी कमोडिटीज में इंट्रोड्यूस किया। दूसरा, आप स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ करेंगे। कैसे करेंगे? कोई उपाय नहीं आपके पास है। आपके पास हायर इंटरेस्ट रेट करिए, उसकी भी आपके पास एल्बो रूम नहीं है। तो जो आपने बोला ना कि अभी क्या हो सकता है, तो मैं जहां तक देख पाता हूं वहां तक अभी जो प्रेजेंट सेटअप है और जो प्रेजेंट एल्बो रूम है आपके पास और सरकार के पास, उसमें कुछ ज्यादा मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इसीलिए अभी हालात खराब हैं। जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात खराब हैं तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिकॉशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेगुलेशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंतजाम, ये करके आपको चलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया मैम, आपका फाइनल रिमार्क इसी बात पे। बिल्कुल जैसे सर ने कहा, मेरे को भी ये लग रहा है कि गवर्नमेंट शायद इन चीज़ों से शाय अवे कर रही है। गवर्नमेंट शायद जनता को एक सामान्य स्थिति बताने की कोशिश कर रही है जो सामान्य स्थिति नहीं है, और शायद जनता इस बात को समझ भी रही है। शायद नहीं, मैं कहूँगी जनता समझ रही है, क्योंकि आप आम नागरिक से भी बात करो तो वो भी तैयार थे इन चीज़ों के लिए। जो पेट्रोल के दाम भी बढ़े, और वो जानते हैं कि ये चीज़ें भारत के सरकार की कंट्रोल के बहुत बाहर हैं। तो इस समय सरकार को, अब जैसे सप्लाई चेन जहाँ पे जो कन्वेयर बेल्ट पे है, जो बेसिक सप्लाई प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उसको छोड़ के जो एचआर में है, मार्केटिंग में है, सेल्स में है, बच्चों के स्कूल है, ये सारी चीजें बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम पे जा सकती हैं। इसमें ऐसी हाहाकार वाली, मुझे लगता है, अगर देखिए विपक्ष का काम है हल्ला करना। शायद जब बीजेपी भी विपक्ष में थी तो किया था हल्ला, हर चीज पे किया था, और वो विपक्ष का धर्म है करना। लेकिन सरकार को इस समय ये मूलभूत कदम उठाने पड़ेंगे और उठाने चाहिए। ये समझदारी की चीज है। पोल्यूशन में भी, जैसे आपने कहा कि पोल्यूशन में उठाते हैं आप, हर चीज में उठाते हैं, तो ये तो हो गया एकदम शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म, अंकित जी, मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूंगी, आज से नहीं, मैं काफी कुछ सालों से, अगर आप मुझसे पूछें, मैं बहुत फ्रैंक तरीके से बोल रही हूं, अगर आप मुझसे पूछें कि पिछले 10 साल में या 12 साल में प्रेजेंट सरकार की उपलब्धियां, मैं एक आम नागरिक की तरह, एक अर्थशास्त्र की विद्यार्थी की तरह ये समझती हूं कि हर चीज में, हर क्षेत्र में, फॉरेन पॉलिसी में खास करके इस सरकार ने बहुत ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। बहुत, जो हम कुशन की बात कर रहे हैं, वो सब उठाए हैं। लेकिन आज भी हमारी सबसे अंडररेटेड प्रॉब्लम है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इस बात को नहीं नकारा जा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ हमारी नहीं है। वहां पे 3% एग्रीकल्चर से अगर कंट्रीब्यूशन कम हुआ है जीडीपी का, तो वो 3% 55 से 58% सर्विसेज में बढ़ा है। एआई का इंपैक्ट आते आते आपके आईटी एक्सपोर्ट्स इंपैक्ट होंगे। तो ये अब समय है, मे बी इट इज लिटिल एंड लेट, बट अगर अभी भी वेकअप कॉल सरकार ने नहीं करी, एआई समिट हुआ, आप एआई आपका, मतलब मैं कहूंगी डेटाबेस आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपको क्या जरूरत थी टैक्स हॉलिडे नवेडा जैसी, इन सब जैसी कंपनियों को देने की? आप टैक्स हॉलिडे दीजिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस को। आपका जो ये हम सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करते हैं, जो हम एक्सपोर्ट हब्स की बात करते हैं, जो हम पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जो हम लेबर सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आपको कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक कदम उठाने पड़ेंगे अगर आप विकसित भारत की एक सपना देख रहे हो। और ये जो आपकी अभी रफ्तार में चोट पहुंची है, निश्चित तौर पे पहुंची है, इसको ओवरकम करना, प्लस जो आपने अपने लिए टारगेट सेट करना, वो मैन्युफैक्चरिंग के बिना, अंकित जी, नहीं बढ़ सकता है। और ये सरकार को रियलिस्टिकली करना पड़ेगा, एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, और उसके लिए कदम भी उठाने पड़ेंगे। ठीक है, आप लोगों ने जो चर्चाएं सुनी, ये अर्थशास्त्र की भाषा में हुई चर्चाएं थी। आप में से हो सकता है कुछ लोग इस बात को बिल्कुल ऑफेंसिव तरीके से लें कि ये क्या बात कर रहे हो, टेंशन में दे रहे हो कि मंदी आ रही है। अर्थशास्त्र फैक्ट पर चलने वाला, यानी कि ये वो ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है जो मैथमेटिकल तरीके से चलता है, और इसमें एक वैल्यू पहले ही ले ली गई थी, और वो वैल्यू थी अगर ये वॉर चलता रहा तो जो बातें आपने सुनी, ये वॉर चलता गया तो क्या इंपैक्ट होंगे। अगर ये वॉर आज रुक जाए तो हो सकता है हमारा ये वीडियो कल किसी यूज का ना रहे। नहीं, यहाँ मैं फिर अंकित आपसे डिफर करूंगी। क्वार्टर में सर पहले मिल चुके हैं, इस क्वार्टर में ऐसा आएगा। कम से कम 2 से 3 महीने स्टेबलाइजेशन। क्योंकि सर ने जो शुरुआत में लाइन बोली थी कि हम लोग बिल्कुल बैठे हुए नदी के किनारे वो व्यक्ति थे जो जहाज चलते हुए देख रहे हैं। हाँ, हम लोग बहुत खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक जो बात सबके दिमाग में, मैन्युफैक्चरिंग फिर भी ठीक नहीं थी सर, मैं तब भी, वो ऐड है, वो मतलब वो सारे पॉइंट ऐड है। लेकिन जो सर ने एक लाइन बात बोली, और वो फिर से हम ऐड करते हैं कि बहुत से ऑडियंस इसके बाद भी एक कमेंट लिखेंगे कि इतने दिन से फिर सरकार कर क्या रही थी, क्योंकि इतनी बारी बातें हो चुकी। 1991 का संकट पता है, 73 का संकट पता है, दुनिया को 77 का संकट पता है, सब पता है। फिर भी आप बैठ के इंतजार कर रहे थे कि आओ शेर मुझे खाओ,
तो ये परेशानी सरकार ने क्यों नहीं देखी? निश्चित ही लोकतंत्र है, ये आपका सवाल बना रहना चाहिए और आप जब जब मौका मिले इसका जवाब मांगते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस डिस्कशन से कुछ कॉन्क्रीट जवाब मिले हों। अगर जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।